सवाल देखते हैं मार्च 20 की अटेम्प्ट का। कहता है जी, रिक्वायरमेंट सबसे पहले इसकी देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट के तहत एंड रूल्स मेड देयर अंडर, आपने बताना है कितना सेल्स टैक्स पेएबल है या रिफंडेबल है। ईच ऑफ द अबव रजिस्टर्ड पर्सन, जो उसने हमें पर्सन बताए हैं, और हमने बताना है कोई इनपुट टैक्स जो है कैरी फॉरवर्ड है किसी का नहीं, वो हमने बताना है। 13 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पर्सन है हमारे पास, इसके बारे में बात करनी है। तो पेएबल है, रिफंडेबल है और कैरी फॉरवर्ड इसकी बात है। कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स of two different persons registered under the Sales Tax Act 1990 for the month of February 2020। एक है हमारे पास ताहा, एक है हमारे पास शान। पहले हम बात करते हैं ताहा की। ताहा ने परचेजेस की हैं, उसने रजिस्टर्ड बंदे से कोई परचेज नहीं की। उसने परचेज की है अनरजिस्टर्ड बंदे की 35 लाख की। उसने एग्जेम्प्ट गुड्स परचेज नहीं की। उसने फिक्स एसेट्स एक मशीनरी परचेज की है फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर से 5 मिलियन की, और इसके ऊपर उसने हमें एक नोट दिया हुआ है। उसने रजिस्टर्ड बंदे को सेल्स नहीं की, उसने सेल्स की हैं अनरजिस्टर्ड बंदे को। उसने एग्जाम सप्लाईज मेड की हैं, और उसने की हैं हमारे पास जीरो रेट सप्लाईज। नोट ए जो है वो इसके बारे में कहता है ताहा के केस में जो मशीनरी है थी वो उसने एग्जाम्प्ट और जीरो रेटेड सप्लाईज में इस्तेमाल की है। जो मशीनरी इस्तेमाल लेके आया वो जो मशीनरी है वो एग्जाम्प्ट और जीरो रेटेड सप्लाईज बनाने में इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, कोई मसला नहीं। शान ने परचेजेस की 11 मिलियन की फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। उसने अनरजिस्टर्ड बंदे से कोई परचेज नहीं की। एग्जाम्प्ट गुड्स परचेज की, उसने भी मशीनरी परचेज की। और सप्लाईज उसने की हैं 10 मिलियन की रजिस्टर्ड को। उसने अनरजिस्टर्ड बंदे को सप्लाई नहीं की, उसने एग्जाम सप्लाईज की हैं, और उसने कोई भी जीरो रेट सप्लाईज नहीं की। उसने कहा जी मशीनरी केस में कि जो मशीनरी है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज में इस्तेमाल हो रही है, वो एग्जाम सप्लाईज में इस्तेमाल नहीं हो रही। अब इसने खुद कह दिया कि तमाम फिगर्स जो हैं वो एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स हैं, मतलब इनमें किसी अमाउंट में सेल्स टैक्स शामिल नहीं है। हमने सेल्स टैक्स 17% के ऊपर चार्ज करना है, इसने हमें खुद बता दिया। तो अब ये हमारा सवाल है, आसान सवाल है। हम इस फॉर्मेट के तहत चलेंगे और देखेंगे कि कैसे होता है और किस तरह से नहीं होता, उसके बारे में हम इसको लेकर चलेंगे। अच्छा जी, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसको पर्सन बाय पर्सन लेके चलते हैं। पहले हम ताहा को कर लेते हैं, बाद में हम शाम को कर लेते हैं। तो पहले हम लेते हैं जी मिस्टर ताहा। टैक्स पीरियड जो है वो फरवरी 2020 है। टैक्स पीरियड जो है हमारा वो फरवरी है। जो ईयर है हमारा वो 2020 है। रिक्वायरमेंट है सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल की। पहले हम इसका निकालेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, या जो सेल्स टैक्स क्रेडिट्स हैं पहले हम वो इसकी बात करेंगे, जिसे हम कह सकते हैं इनपुट टैक्स। यहाँ पे 3 कॉलम आपने बनाने हैं। एक कॉलम बनेगा आपका वैल्यू का, एक कॉलम बनेगा आपका रेट का, एक कॉलम बनेगा आपका अमाउंट का। चलो जी, ये हमने लिख लिया। अब देखो इसने परचेजेस की हैं। इसने परचेज की हैं रजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी नहीं, इसने परचेजेस की हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से। तो परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो इसने परचेज की हैं 35 लाख की। अब इसके ऊपर अगर इसने टैक्स पे किया भी हो तो वो क्लेमेबल नहीं होता, बिकॉज अनरजिस्टर्ड को आपने यहाँ पे क्या करना है, लेके चलना है। उसके बाद इसने एक मशीनरी परचेज की है, तो इसका कॉमन इनपुट टैक्स तो कोई है ही नहीं। इसका इनपुट टैक्स तो कोई है नहीं। यहाँ पे हम इसका ले लेते हैं इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स। इसने मशीनरी ली है 5 मिलियन की, उसके ऊपर इसने पे किया 17% के ऊपर, और वो बनेगा 8.5 लाख। 8.5 लाख इसने टैक्स पे किया, ये इसके पास आ गया। अब इसके पास सिर्फ मशीनरी है, इसी का क्या करना है, इसने इनपुट टैक्स का प्रोपोर्शन करना है। अब हम इसका लेते हैं सेल्स टैक्स डेबिट, जो इसका आउटपुट टैक्स है वो निकालते हैं। इसने सप्लाईज की हैं अनरजिस्टर्ड को, देख लेते हैं उसको भी। यहाँ पे हम लेंगे
सेल्स टैक्स डेबिट, ये है हमारा आउटपुट टैक्स। तो यहाँ पे भी 3 कॉलम आप बनाएंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई का, रेट का, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अमाउंट का। आपने की है सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, फौरन स्टार्ट कर लूंगा बिकॉज इस पर फर्दर टैक्स चार्ज होता है। वो है 2 मिलियन की, रेट है 17%, इसको हम ले लेते हैं। 2 मिलियन का 17% लें तो हमारे पास आ जाएगा 3,40,000, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद है एग्जाम सप्लाईज 38 लाख की, इसके ऊपर रेट नहीं होता, टैक्स नहीं है। उसके बाद है जी आपके जीरो रेटेड 25 लाख की, जीरो रेटेड 25 लाख की, इसके ऊपर टैक्स 0% पे चार्ज किया, टैक्स की अमाउंट आपकी 0 आ गई। तो ये आपके पास सेल्स टैक्स डेबिट भी आ गए और आपकी यहाँ पे वैल्यू सप्लाई भी आ गई कितनी है। अब आपने क्या निकालना है, सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल निकालना है। सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल वो निकालना है। तो आप यहाँ पे लिखें आपका आउटपुट टैक्स कितना है। आउटपुट टैक्स जो क्लेम आप कर रहे हो, जो आप डिक्लेयर कर रहे हो, वो तो यही है 3,40,000 का। तो आपके पास आ गया जी आउटपुट टैक्स फॉर दैट पीरियड, ये आ गया। 2 कॉलम बनाते हैं यहाँ पे, 3,40,000 का। अब इनपुट टैक्स इसमें से कोई आप लेस नहीं करा सकते बिकॉज आपका इनपुट टैक्स तो कोई है ही नहीं, तो इनपुट टैक्स आपका कोई है ही नहीं, तो ये आपका हो गया लेस इनपुट टैक्स, खत्म। यही 3,40,000 जो है वो आपकी क्या बनेगी, वो आपका बन रहा होगा सेल्स टैक्स पेएबल। अब इसमें आपने ऐड करना है फर्दर टैक्स, लेकिन एक मिनट, फर्दर टैक्स ऐड करने से पहले मशीनरी थी हमारी, मशीनरी की बात करते हैं। उसने 5 लाख की 5 मिलियन की मशीनरी ली, तो उसने कहा है ये मशीनरी एग्जाम सप्लाईज में और किस में इस्तेमाल हो रही है, जीरो रेटेड सप्लाईज में इस्तेमाल हो रही है, इसने हमें ये खुद बता दिया। तो इसका मतलब एग्जाम्प्ट और उसमें इस्तेमाल हो रहे, तो ये भी एडजस्टेबल नहीं है टैक्स। तो हमने जो फर्दर टैक्स लेना है वो हम ले लेंगे। हमने सप्लाईज की थी कितने की, 2 मिलियन की, तो 2 मिलियन का हम लेंगे 3%, और वो हमारे पास आ जाएगा 60,000, वो भी हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ऐड करने के बाद इसका जो सेल्स टैक्स पेएबल आ रहा है गालिबन वो आ रहा होगा 4 लाख रुपए, ये इस तरह का सेल्स टैक्स पेएबल। अब हमने इसकी निकालनी है अपॉर्चनमेंट, उसको भी हम निकाल लेते हैं कि इससे जो मशीन ली है उसको देखते हैं, वो 2 में इस्तेमाल हो रही है। एक इसकी मशीन इस्तेमाल हो रही है एग्जाम सप्लाईज मेड करने में, और दूसरी इसकी मशीन इस्तेमाल हो रही है इसमें। तो इसमें हम ले लेंगे जी इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, और यहाँ पे हम ले लेंगे इनपुट टैक्स क्या है। एग्जाम सप्लाईज हमने यहाँ पे देखी 38 लाख की थी, और जो वो थी हमारे पास 25 लाख की थी। 38 लाख और ये आपके पास आ गई 25 लाख की। इनका हम सम करेंगे 3, 2, 5, ये बनेगा 63 लाख। यह है टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। और जो हमने इनपुट टैक्स निकाला था फिक्स एसेट के ऊपर वो है 8.5 लाख, इसे हमने करना है अपोर्शनल। ये हमारा कितना इनपुट टैक्स जो है वो अगेंस्ट एग्जाम्प्ट है और कितना अगेंस्ट जीरो रेटेड है, तो ये हमारे पास आ गया 8.5 लाख। अब इसको अपोर्शन करने का बड़ा आसान सा तरीका है, कैसे करेंगे, आप इस 8.5 लाख को डिवाइड करो 63 पे, मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 850 डिवाइडेड बाय 63,000, मल्टीप्लाई आपने करना है इसको 38,000,000 पे, तो ये बन जाएगा 512,698। तो ये आपका आ गया जी 512,698, और जो रिमेनिंग है वो बनेगा 337,302। अब ये जो है ये आपका वेस्ट हो गया, ये क्लेम नहीं कर सकते, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रिफंडेबल हो जाएगा। तो ये आपका सेल्स टैक्स पेएबल है, ये आपने गवर्नमेंट को पे करना है। और जो आपका सेल्स टैक्स
रिफंडेबल होगा वो है आपके पास 337,302। ये आप क्या करोगे, गवर्नमेंट से रिफंड डिमांड कर लोगे अगेंस्ट दो सप्लायर्स। तो ये तो हो गया हमारा पहला, ये बात होगी हमारे पास तहा की। अब देखते हैं शान के बारे में, शान ने क्या किया है। तो शान का भी आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मिस्टर शान आ गया, आपके पास टैक्स पीरियड जो है वो है फेब का, मंथ जो है, ईयर जो है वो 2020 के। अब शान को देखो, शान ने परचेजेस ये की हैं और शान ने सेल्स ये की हैं, और शान ने कहा कि जो मशीनरी है ये सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज के लिए ही जनरेट हो रही है। तो शान ने तुम हमारे लिए मजीद कहानी आसान कर दी है। अब शान का हमने पहले करना है इनपुट टैक्स कैलकुलेट। उसने परचेजेस की हैं 11 मिलियन की भी, उसने एग्जाम्ड गुड्स भी परचेज की हैं और उससे मशीन भी परचेज की हैं। तो उसको सिर्फ एक ही मिलेगा जो उसने इनपुट टैक्स पे किया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसका ले लेंगे सेल्स टैक्स क्रेडिट। यहाँ पे आ जाएगा जी परचेजेस अगेंस्ट टैक्सेबल सप्लाईज, कौन सी हैं, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे आपके पास आ गया रेट, यहाँ पे आपके पास आ गई अमाउंट। आपने 11 मिलियन की परचेजेस की हैं, रेट है आपके पास 17%, आपने टैक्स पे किया होगा 1870000। ये आपने इनपुट टैक्स पे किया जब आपने परचेजेस की थी। उसके अलावा आपने कोई नहीं परचेज की अनरजिस्टर्ड से, एग्जाम गुड्स परचेज की, इस पर टैक्स होता ही नहीं है। फिर आपने मशीनरी परचेज की 6 मिलियन की, तो यहाँ पे ये आपका हो गया इनपुट टैक्स, कॉमन इनपुट टैक्स ऑन परचेजेस। यहाँ पे आ जाएगा जी परचेज ऑफ मशीनरी। मशीनरी आपने परचेज की थी, उसकी वैल्यू थी 6 मिलियन की, तो 6 मिलियन, इसके ऊपर 17% लगाओ, ये आपने टैक्स पे किया होगा 10,20,000। ये इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स आ गया, ये इनपुट टैक्स ऑन परचेजेस आ गया। अब आप यहाँ पे ले जाएंगे सेल्स टैक्स डेबिट। इसने सेल्स की हैं 10 मिलियन की और इसने एग्जाम सेल्स की हैं 55 लाख की। इसने सेल्स की हैं जी 10 मिलियन की, सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन 10 मिलियन की, रेट है आपका 17%, टैक्स आप चार्ज कर रहे होगे इसके ऊपर 10% 17%, तो ये होगा 17 लाख। जो आपने सेल्स की हैं एग्जेम्प्ट गुड्स की, वो आपकी हैं 55 लाख की, हम वो भी ले लेते हैं, टैक्स नहीं है, ये हमने लिख लिया। ये हमारे पास सेल्स टैक्स आ गया, आउटपुट टैक्स हमने कितना चार्ज किया है। अब हमने निकालनी है सेल्स टैक्स लायबिलिटी। इस सेल्स टैक्स लायबिलिटी में आपके पास सबसे पहले आ जाएगा कि जो आपका आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ था या आउटपुट टैक्स फॉर द पीरियड था, आप वो ले लेंगे, वो था 17 लाख रुपया। उसके बाद आप इसमें से लेस करेंगे इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स का असूल क्या होता है, एक्चुअल इनपुट टैक्स और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। तो अभी एक्चुअल इनपुट टैक्स मैंने निकालना है, लेकिन आउटपुट टैक्स है मेरे पास 17 लाख, इसका लूंगा 90%, वो बनेगा 1530000। तो ये आ जाएगा जी 1530000। इसके बारे में अभी मुझे पता है। एक्चुअल इनपुट टैक्स निकालना है, इसके लिए मुझे करनी पड़ेगी अपॉर्शनमेंट। मुझे अपॉर्शनमेंट क्यों करनी पड़ेगी, बिकॉज जो मेरी परचेजेज हैं उसमें से मैं ये भी सप्लाई कर रहा हूँ और मैं ये भी सप्लाई कर रहा हूँ, तो डेट्स में मुझे क्या करनी पड़ेगी, मुझे इसकी अपॉर्शनमेंट करनी पड़ेगी जो मैंने टैक्स पे की है। तो अगर हम इसकी अपॉर्शनमेंट करें, अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, आपके पास आ जाएगी, एक आपके पास है टैक्सेबल सप्लाईज और दूसरे आपके पास आ जाएंगी एग्जाम सप्लाईज। दो में हम कर रहे हैं पोर्शन, जो आपकी वो है 10 मिलियन की और वो है 55 लाख की।
10 मिलियन की, और ये आपके पास आ गई 55 लाख की। जो आप इनपुट टैक्स आपने कॉमन पे किया है वो भी हमें पता है, दैट इज 1870000। आपने वो लिख लिया 1870000, और इसका सम आपने लिख लिया 1555। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसको अपोर्शन करना है। 1870 डिवाइडेड बाय 15500 मल्टीप्लाई बाय 10, ये बन जाएगा 1206452 1206452, और जो रिमेनिंग होगा 1870000 लेस 1206452, ये है 663548। ये जो है आपका, ये आपका वेस्ट है, क्लेम नहीं कर सकते। ये है आपका अगेंस्ट टैक्सेबल सप्लाई, ये क्लेम करेंगे। तो 1206452 यहाँ पे आपने पकड़ा और आपने यहाँ पे लिख लिया 1206452। असूल है, इसमें से जो लोअर होगा वो हम क्लेम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लोअर है जी 1206452, तो हमने यहाँ पे लेस करवा दिया। तो 17 लाख लेस 1206452, ये बनेगा 493548, 493548, ये हमारे पास आ जाएगा ये। अब इसमें हमने लेस करना है इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स। अब देखिए, इसने मशीन के बारे में हमें वाज़ेह तौर पे बता दिया था, जिसने मशीन ली है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज में इस्तेमाल हो रही है। जब उसने हमें बता दिया कि मशीन जो है वो हमारे टैक्सेबल सप्लाईज में ही इस्तेमाल हो रही है, एग्जाम्प्ट में या अगेंस्ट जीरो इस्तेमाल नहीं हो रही, तो मुझे इसके पोर्शन करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये इसका ताल्लुक ही टैक्स लेवल के साथ है, तो ये पोर्शन नहीं होगी। तो इसके ऊपर टैक्स हमने कैलकुलेट किया था, वो था जी 1020000। तो ये है इसका इनपुट टैक्स ऑन दैट मशीन, हम इसको क्लेम कर लेंगे। तो 493548, इसमें लेस किया 1020000, जवाब आया जी 526452। ये जो 4526 है, अब ये देखो ये क्लेम नहीं हो पाया, ये क्लेम नहीं हो पाया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेस इनपुट टैक्स ऑफ फिक्स एसेट्स, और ये क्या हो जाएगा हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कि फिक्स एसेट्स का इतना इनपुट टैक्स हम एडजस्ट नहीं कर पाए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अगले जब हम टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल करेंगे उसमें हम इसको एडजस्ट करवा देंगे। तो इसको हम इस तरह से लेके चल रहे होते हैं। तो ये सवाल था 13 मार्क्स का, मार्च 20 की अटेम्प्ट का। द इजी क्वेश्चन, इसमें कोई चीज नहीं थी, इसमें बस दिमाग खोल के बैठना होता है आप लोगों को कि अपॉर्शनमेंट किसमें करनी है, किसमें नहीं करनी। मुंह उठा के हर जगह पे आपने चीजें अपॉर्शन नहीं करनी, जहां पे अपॉर्शनमेंट हो रही होगी सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्या करनी है, आपने वहां पे ही अपोर्शन करना है। जिसका ताल्लुक जहां से है सिर्फ उसको वहां पे ही अपोर्शन करना है। जो अपोर्शन होगी वो करेंगे, जो अपोर्शन नहीं होगी वो हम नहीं करेंगे, दैट्स इट। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा आपको सवाल रीड करते हुए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, ताकि आपको प्रॉब्लम वगैरह ना हो। तो अगर सवाल आप बेहतर तरीके से रीड कर लो, जवाब आपका 100% एक्यूरेट हो जाता है।